नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। भारत से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक, अगर इस वक्त कोई एक संदेश, एक संकेत मिल रहा है तो वो यही है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और अमेरिका से आज जो खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। 132 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है अमेरिका में जबकि एक प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट दोबारा से बने हों। लेकिन उनका एक बयान जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जो उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं की रक्षा करते हुए, हिंदुओं के हितों की बात करते हुए दिया। यहाँ तक कि कनाडा में भी जो हुआ, बांग्लादेश में भी जो हुआ, उस पर भी चुप्पी नहीं रखी। तो ये बात उन नेताओं के लिए संकेत भी है और संदेश भी है जो भारत में रहकर हिंदुओं के ऊपर, अगर कनाडा में अत्याचार होते हैं, बांग्लादेश में अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे रहते हैं। इशारा साफ है राहुल गांधी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ और उन नेताओं की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी कभी संख्या की बात होती है कि किस तरह से संख्या कम हो रही है, किस तरह से घुसपैठ बढ़ रही है, झारखंड में बड़ा मुद्दा बनता है, महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बनता है, तब पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। और जब कोई इसके पक्ष में बात करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ बवाल। और अब एक नया नारा AIMIM यानी ओवैसी ब्रदर्स की तरफ से शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। कल जब वो थे, एक बार फिर उन्होंने 15 मिनट की बात की। आपको पता ही है 15 मिनट का क्या मतलब था। जब उन्होंने हैदराबाद में ये बात कही थी कि 15 मिनट के लिए जरा अपनी पुलिस को हटाकर दिखा दो और फिर हम बता देंगे कि 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। यही बात उन्होंने महाराष्ट्र में कही। लेकिन उनके आह्वान पर, उनके भड़काऊ बयान पर, इत्तेहाद के नारे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुप है, विपक्ष में पूरी तरह से चुप्पी है। तो इसको क्या माना जाए? अब तुष्टीकरण कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये जरा आज हम डिबेट में ही तय करने की और चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और वो इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए कहते हैं कि जब जब हिंदू बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं, तो वो इतिहास बताते हैं, आंकड़े बताते हैं। लेकिन अब जब इत्तेहाद का नारा दिया जाता है तो साफ हो जाता है कि हिंदू हित के खिलाफ अब खुलकर जंग शुरू हो गई है विपक्ष में, और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव इसकी बानगी हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है।
अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है, नारे तकबीर। My brother Rahul Gandhi is the first kind of leader who loves, respects and understands you. And in my view, Shri Narendra Modi is the other kind of leader who will not hesitate to spread mistrust, to spread fear amongst you, to divide you as long as he stays in power. This kind of leader, once in power, forgets about the needs of the public. वो चीफ मिनिस्टर का बात कर रहा है जिसके स्टेट में ये काम, ये बुरा काम बहुत सारे होता है। देखिए, अगर बांग्लादेश की घुसपैठ यहाँ आए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। 10 साल से उनका शासन है, तो ये घुसपैठिया आ कैसे गए? तो ये सब झूठा प्रचार हो रहा है और चुनाव तक चलेगा, और चुनाव के बाद ये भी सो जाएंगे और ये इशू भी खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया, खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी, तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। तो यही नारा है, यही बात है। आखिर किस तरह के जिहाद की बात की जा रही है? कभी वोट जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये तीनों ही बातें ओवैसी ब्रदर्स जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वो नारा देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तालियों की गूंज उनके जिस नारे पर बजती हुई दिखाई दी वो था इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद। यानी अब सीधे सीधे जो शक था, जो डर था बीजेपी को कि इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह वोट जिहाद की पहल की जाएगी, कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका है। अब इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, कौन बटेगा और कौन कटेगा, ये अब देखने वाली बात है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हाजी मेहरदीन रंगरेज जी मौजूद हैं, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद फरहान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ विजय कृष्णा जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता और नेता। लेकिन मैं आज ज़रा हाजी रंगरेज जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। ये 15 मिनट किस चीज़ के लिए चाहिए थे ओवैसी साहब को? देखिए मैडम, चुनाव आयोग का जो प्रचार प्रसार का समय होता है वो 10 बजे लास्ट होता है, तो 15 मिनट उसमें बची हुई थी। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई 15 मिनट अभी बाकी है, इसलिए हम अपना 10 बजे तक जो भी अपनी बातें करनी है, जो लोगों को बताना है, जो उस तरीके को वो अपनी बात कर रहे थे, वो तो इस तरीके का, मगर ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो पुराना बयान को चलाया जा रहा है, लगातार उन बातों पर चर्चा हो रही है। मगर आप जब उनके बयान को दिखाते हैं तो आपको जो है, एक बीजेपी की सांसद थी महाराष्ट्र से, उनका बयान भी चलाना चाहिए था, जिन्होंने 5 मिनट के लिए कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देख लेंगे कौन कितनी हैसियत रखता है। और कौन, उन लोगों के भी बयान चलाने चाहिए थे, गिरिराज सिंह के, जो कहते हैं अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारो, तलवार रखो, त्रिशूल रखो, हाले रखो। मुसलमान एक थप्पड़ क्यों मारेगा? हेमंत अरे भाई, मुसलमान एक थप्पड़ क्यों मारना चाहता है? देखिए मैडम, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये बीजेपी के, मैं भी तो वही कह रही हूँ। आपने कहा अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप 100 मारो, तो वो एक थप्पड़ क्यों? मैडम, ये बात तो गिरिराज सिंह से आपको पूछनी पड़ेगी ना, इतनी सख्त लहजे में उनसे बात करनी पड़ेगी आपको कि कौन मुसलमान एक थप्पड़ मार रहा है, जो तुम हिंदू भाइयों को उकसा रहे हो, भटका रहे हो। आप चाहते हो कि किसी तरीके से हर मुद्दों पर हिंदू मुसलमान, आप ये बताइए मैडम, जब आप पॉलिटिकल पार्टी है और आप वादा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, आप अपने विकास पर वोट क्यों नहीं मांगते?
आप अपने मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगते? अब आपको हर चीज में जो है घुसपैठिए नजर आ जाते हैं, बांग्लादेश, कनाडा, पता नहीं कहां कहां तक चले जाते हैं। जब हमारे देश के लोग भूख से मर रहे हैं, यूपी में देख लीजिए आप, यूपी में सबसे ज्यादा महिला अपराध में अगर कहीं है तो यूपी है। आप अगर इन सारे परसेप्शन को देखा जाए तो लगातार बीजेपी इन मुद्दों के, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान 80-20 और लैंड जिहाद, लव जिहाद, मतलब इस ऐसा फैक्ट नैरेटिव एक लोगों के दिलो दिमाग में बिठा रही है जिससे कि वो उनसे नफरत करें, मुसलमानों से नफरत करें। और उसका परिणाम जो है आप देख भी रही हो, कैसे मस्जिदों पर चढ़कर जो है भगवा लहराया जा रहा है, कैसे मस्जिदों के खिलाफ जो है पूरे पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा माहौल, वक्त की संपत्तियों को लेके जो है सरकार का क्या स्टैंड है वो तो आपको पता ही है। सारी चीजें से आप तो अवगत हैं और आप तो शायद बताती हैं। और आप तो ये तो डीडी न्यूज तो वैसे भी हमारे देश के टैक्स पेयर का और हमारे सब लोगों का एक चैनल है जिसमें निष्पक्ष बात होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक माहौल जो बनाया जा रहा है मैडम, ये भाजपा लगातार इन सब चीजों के मुद्दों पर खेलना चाहती है। मुद्दों से भिन्न पार्टी है, मुद्दों पर इनकी कोई, आपने 2 करोड़ साल का रोजगार की बात करी थी, कहाँ है आज हमारे बेरोजगार? कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है? रुकिए ना, अभी आपने कहा, अच्छा हुआ आपने खुद ही ये याद दिला दिया। मैं तो वैसे कभी भूलती नहीं हूँ, ना हमारे दर्शक कभी इस बात को भूलते हैं कि दूरदर्शन न्यूज जो है वो निष्पक्ष चैनल है और सारे पक्षों की बात करता है। अच्छा हुआ आपने खुद ही कह दिया, तो सारे पक्षों की बात कर नहीं, मैंने कहा ये सुनिए ना, अब रुकिए आपको किसी का, अब बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं है ना, बीजेपी का प्रवक्ता बनने के हैं। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, निष्पक्ष। तो आपका जो बयान था वो निष्पक्ष नहीं था, आपने वन साइडेड बात की। आपने वन साइडेड बात यह की कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है, लेकिन ना ही आपने इस बात का जिक्र किया कि ओवैसी जब बोलते हैं तो हमेशा बीफ की बात क्यों होती है, मॉब लिंचिंग की बात क्यों होती है, घर वापसी की बात क्यों होती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात क्यों होती है, इत्तेहाद की बात क्यों होती है। दूसरी बात, आपने अभी ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ रोजगार के अवसर, इन सब पर बात नहीं की जा रही, विकास पर बात नहीं की जा रही, लेकिन आपने कहा मस्जिद पर जाकर के झंडा भगवा लहराया जा रहा है। मुझे दुख हुआ ये जान करके आपकी बात कि अभी दिवाली खत्म ही हुई है और दिवाली पर, करवा चौथ से लेकर दिवाली तक, मुजफ्फरनगर से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं मुस्लिम मोहल्लों में कि दिए नहीं जलाए जाएं और दिए जलाने वालों के साथ मारपीट की जाए और उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाए जो करवा चौथ का व्रत मना रही हैं, वो आपने इंडिकेशन नहीं दिए कि क्या हुआ। क्यों नहीं बोला? निष्पक्षता की बात कीजिए ना, निष्पक्षता की बात कीजिए और दोनों तरफ की बात कीजिए, एक तरफ की बात मत किया कीजिए। यही दिक्कत है। देखिए मैडम, आप एक आध घटना को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। अगर ऐसी वाकया जिससे देश का माहौल खराब हो जाए वो एक आध घटना है। अरे मैडम, माहौल तो आप समझ ही नहीं रहे मैडम, आप पता नहीं क्या कौन सी ट्रैक पे। अरे मैडम, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्यार से बात करिए। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आप 1-2 घटना को लेकर जो है पूरे समाज को आप ये बताइए, क्या मुसलमान दिवाली नहीं मनाता? हमने खुद दिवाली मनाई, पटाखे भी जलाए, दिए भी जलाए, हमारा अपना है, सब लोग अपने अपने धर्म को अपना अपना फॉलो करते हैं। हम है क्या इस तरीके से? मगर भाजपा एक एजेंडा सेट करती है कि मुसलमान जो है सबसे बड़े दुश्मन है हिंदू भाइयों के। 14% मुसलमान इस देश में रहते हैं, आप ये बताइए, और बहुसंख्यक समाज हमारा हिंदू भाई है। ठीक है, आम लोग कभी नहीं लड़ते। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हैं, भाजपा लगातार, आरएसएस और बजरंग दल और बीएचपी के लोग, ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है, इन पर बैन लगना चाहिए। पूरे देश का माहौल, हिंदू मुसलमान सब साथ चलते हैं, हिंदू मुसलमान एक त्योहार एक दूसरे के एक साथ मनाते हैं, दिवाली हो, ईद हो, और मैं ना जाने कितनी सारी बातें बता सकता हूं उस पर मैं, मगर वो क्योंकि धनंजय गिरी जी, ओके धनंजय गिरी जी, एक आध घटना, उनका क्या ना, मामूली एक आध घटना को आप लोग इतना हाइप दे देते हैं कि लगता है पूरे देश में वही चल रहा है और इसीलिए नारे दिए जाते हैं। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने नारा लगवाया वहां से मंच से, उसके बाद नाराए तकबीर लगवाया, वोट जिहाद की बात की, नाराए तकबीर लगवाया, 15 मिनट की बात की। लेकिन आप देखिए इस अल्लामा इकबाल के शब्दों में देखिए तो क्या तमाशा हुआ। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो जिन लोगों ने नाराए तकबीर लगाकर शब्बीर को नहीं छोड़ा, मोहम्मद साहब के नवासे को करबला के मैदान में नहीं छोड़ा, क्या वह आरएसएस थी, बीएचपी थी, बीजेपी थी, बजरंग दल था? हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला, मैं तमीजी मत करिए, आपके बीच में नहीं बोला।
नहीं, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आप सच सुनने को तैयार नहीं। दुनिया के 49 मुल्कों में आपने जीना हराम कर दिया है। सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में, ईरान में, इराक में, वहां बीजेपी है, आरएसएस है, बीएचपी है। जब आप कहते हैं कि आइदर माई वे और हाईवे, हम हिंदुत्व के साथ सिर्फ आप रह सकते हैं। आप ये कहिए कि आजादी के समय आप 5% थे, 7% थे, आज 15% हो गए। और जो पाकिस्तान में हिंदू 15% थे, आज 1.5% हो गए। जो बांग्लादेश उस समय पश्चिम पाकिस्तान था, वहां पर 30% थे, आज 7% हो गए। ये पूरा डाटा दीजिए ना भाईजान। पूरा डाटा देने में भाईजान के क्यों दिक्कत हो रही है? आप नारा लगाते हैं रीमा जी, मेरा के रसूल की रीमा जी, एक बार मेरे को सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और आप नारा नहीं लगाते हैं, आप सर काट कर दिखा देते हैं। और दूसरा, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे आप पार्टी का नाम ही रखा है ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादी मुसलमिन, नाम में ही मुसलमिन है। नाम तो सही से ले लीजिए मुसलमानों के लिए। रीमा जी दिस इज टू मच। रीमा जी दिस इज टू मच। रीमा जी आइदर यू फीडर डाउन हिम। रीमा जी इस आदमी का फीडर डाउन कीजिए। इसकी मक्कारी को मुझे और खोलना है, इसकी मक्कारी को भी और सामने लाने दीजिए। इसका फीडर डाउन कीजिए। हाजी रंगरेज, एक मिनट, धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी, एक सेकंड। हाजी आप कोई हिटलर थोड़ी हैं। हाजी रंगरेज जी, हाजी रंगरेज जी, लगातार बात कर रहे हैं। हाजी रंगरेज जी, पहली बात, ये शो चल रहा है, ये कोई हैदराबाद की रैली नहीं हो रही हो वैसी की कि आप यहाँ पे धमका धमका के बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मुझसे दोबारा से मैडम धमका तो मुझसे दोबारा से आप ऐसे बात नहीं करेंगे कि ये करिए शो में, वो करिए शो में, मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। मुझसे आप दोबारा ऐसे बात नहीं करेंगे। किसका मीटर डाउन करना है, किसकी आवाज तेज करनी है, ये आप मुझे नहीं समझाएंगे। एक तो आप बीच में बोल रहे हैं, आपकी बारी में मैंने आपको पूरा मौका दिया। नहीं, मैं इनके पीछे धनंजय गिरी अपनी बात किस तरह रखेंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये उनकी पार्टी और वो डिसाइड करेंगे। आप क्या बात करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे, इसलिए आप बीच में मत बोलिएगा। जवाब सुनिए, नहीं जवाब सुनिए, आप निष्पक्ष होकर जवाब सुनिए और निष्पक्षता का ढोंग मत करिए यहाँ पर बैठ करके, निष्पक्षता का ढोंग मत करिए यहाँ बैठ करके। अब शांत रहिए 1 मिनट। धनंजय गिरी। रीमा जी, जब इनका सच और परदर परत खुलने लगा तो इनके होश उड़ने लगे। इन्होंने आरोप लगाए, हमने ध्यान से सुना, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। लेकिन इन 4 इस्लामिक मुल्कों में कहां कहीं लोकतंत्र है? कहीं जमहूरियत जिंदा हो तो एक देश का नाम बता दें जी। इनके यही फितरत है। इतनी मक्कारी लाते कहां से हो भाई? अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन जब किरदार ही शर्मसार करने वाला हो तो सुनने का क्षमता कहां से ले आएंगे? कहां से सच सुनने का क्षमता ले आएंगे कि आप कहते नहीं हैं, आप गर्दनें काट करके दिखा देते हैं और उसके मजम्मत किसी ने भी नहीं की हो। एआईएमआईएम ने कौन सी गर्दन काटी है? आप तो उन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं ना। उनकी पार्टी के लोगों ने कौन सी गर्दन काटी है? मजम्मत तो करनी चाहिए ना। आप एक घटना का जिक्र करते हैं, आप छोटी मोटी घटनाएं बताते हैं, किसी को गोली, मैं कह रहा हूं किसी को सरेआम गोली मार दी जाती है और उसको सरेआम, आप सरेआम किसी को गोली मार दी, किसी को सरेआम गोली मारी गई और आप आधा बात रखते हैं, आप आधी बात रखते हैं। पूरी बात रखिए, इस लोकतंत्र में पूरी बात रखिए, पूरी तरह से बात रखिए, सच बात रखिए, सच बात रखिए, सच को सुनने का साहस रखिए। हाजी रंगरेज, आपके मन में जो पल रहा है वो दुनिया जानती है कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न जिसका, न कुलजे में टिटका न उलझे में जिसका, किए पे जिसने 7 समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। वो जो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा गंगा के दहाने में डूबा हुआ है और उसको निकालने के लिए जो मक्कारियां चल रही है उसको मुल्क देख रहा है और मुल्क बखूबी जान रहा है कि आप जो मुंह पर नकाए बैठे हैं नकाब और पीछे जो कर रहे हैं वो सब कोई जान रहा है और ये नकाब धीरे धीरे रुख से हट रही है, सच सामने घट रहा है, लोग देख रहे हैं और 15 मिनट का जो आवरण आप ओढ़ना चाहते हैं वो भी मुल्क समझ रहा है। ठीक है, और मुल्क अच्छे से इसको जान रहा है। रंगरेज जी, अच्छा होगा अगर आप गाड़ी थोड़ा सा रोक देंगे ना, क्योंकि शो में लगातार आपका फ्रेम हिल रहा है और आप भी हिल रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से शो की गंभीरता को देखते हुए आप थोड़ा सा गाड़ी रोक देंगे तो अच्छी तरह से आप कंडक्ट कर पाएंगे इस चीज को, अपनी बात को रख पाएंगे। मोहम्मद फरहान, मैं 30 सेकंड का समय मांग रहा हूं आपसे, तो गाड़ी तो रोकिए। अरे गाड़ी तो हाँ, गाड़ी रुकवाइए भाई साइड में। चलिए बोलिए। मैं आपको मैं कह रहा हूँ रीमा जी, ये लगातार बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान में बात करेंगे, वहां पर हिंदू कम हो गए, तो आप तो एक कानून लेके आए जिससे कि आप तो खुद उन लोगों को जो हिंदुस्तान में लाने की बात कर रहे हैं, मगर चाहे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग जो
जो 5 किलो राशन पर जिंदा है वो भी, उनमें हिंदू भी तो होंगे, उन पर तो आपकी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है हिंदुओं की। अरे ध्यान हम नहीं, राशन तुम दे रहे हो, ध्यान हमारा नहीं तो राशन तुम्हारा है क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, कमाल हो गया। अरे भाई तरीके से जानकारी कहां से लाते हो भाई? ध्यान हम बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े हैं। जो कर तो आप है सर, रंगरेज जी, आप बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े हैं। अरे रंगरेज का काम करो, आप चाहते हैं रंगरेज का काम करो, और अनपार्लियामेंट्री बोलने के लिए नहीं। अनपार्लियामेंट्री बोलने के काम अपने अकाउंट को छोड़ दो, उनकी गुलामी करो, चाकरी करो, नौकरी करो। जोकर तुम्हारे जैसे घटिया लोग होंगे, तुम्हारे जैसे घटिया लोग होंगे, और तुम बेहद घटिया आदमी हो। तुम्हारी घटियापनी को एक एक आदमी जानता है, और तुम्हारे पार्टी के लोग भी जानते हैं कि तुम कितने घटिया, निकृष्ट और गिरे हुए और अंतिम समाज तुम। देखिए यही होता है जब दो लोग इकट्ठा बोलते हैं तो समझ में नहीं आता किसने क्या बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की है रंगरेज जी ने? क्या बोला है धनंजय जी? मैं तो उन्होंने जोकर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, जोकर शब्द का इस्तेमाल किया है। भाई तमीज थोड़ा सा रखें ना, शो में मर्यादा रखें। लेकिन मैं मोहम्मद फरहान अब आपका रुख करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के चुनाव में सीधे देखिए, बोलना आता नहीं है तो गाली देगा, ठीक है, मक्कारी करेगा, और मक्कारी से खुलेगी तो गाली देगा। जो भी कोई इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा उसको मैं म्यूट करूंगी, और मेरे ख्याल से माफी मांगनी पड़ेगी अगर कोई अब आगे से कुछ भी ऐसा बोलता है। मोहम्मद फरहान जी, महाराष्ट्र के चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी करे तो कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सब एकदम एक लाइन से बोलने पर आ जाते हैं कि क्या चल रहा है, ये ध्रुवीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है। अब जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स ने कल जो आह्वान किया है महाराष्ट्र में खड़े होकर, उसमें एक शब्द किसी ने बोला कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, या वो आप लोगों को सूट कर रहा है? अब देखिए रीमा जी, खैर मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, एमआईएम के प्रवक्ता खुद मौजूद हैं, और आप भी पहले उनके साथ ही थे वैसे कुछ दिनों पहले तक। अरे कुछ दिनों पहले तक आप भी किसी और चैनल पर थी, आज आप डीडी नेशनल पर हैं। हाँ, तो आप डीडी नेशनल की बात करें तो देखिए मैडम, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब रैलियां करती है तो उस रैलियों पर वो जय श्री राम के नारे लगवाती, और एमआईएम से कहती है कि आप नारे तकबीर का नारा लगाओ। तो इन लोगों का एक ही फंडा है कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देते रहें और आप मुस्लिम को बढ़ावा देते रहिए। इसी तरीके से हम जनता की जेब काटते रहें, आप लोगों का दिल काटते रहिए। तो हम दोनों मिलकर के बढ़िया तरीके से राज करते रहेंगे हिंदुस्तान में। मगर यह हिंदुस्तान की आवाम है, यहाँ 125 करोड़ भारतीय रहते हैं, और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के लोग रहते हैं। इन्हें ये बात पता है कि इस तरीके का पाखंड इस देश में नहीं चलेगा। अब ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पाखंड है, ये पाखंड बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है मैडम। मगर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें जिस तरीके से मीडिया इनका साथ दे रही है, ये साथ देना इस देश के स्तंभ को, इस देश के संविधान को, इस देश के स्तंभ को कमजोर करना है। अब मेरा सवाल मैडम आपसे है, आप इसका जवाब दीजिएगा चाहे ना दीजिएगा। अब आपने लिखा हिंदू हित के खिलाफ इत्तेहाद, अब ये कौन शब्द बोला है? इत्तेहाद तो मैंने सुना है, वैसी साहब ने बोला है, मगर हिंदू हित के खिलाफ किसने बोला? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाइन आपको दी गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस तरीके की लाइन लिखिए? आप इस तरीके की उग्र मानसिकता की चीजें अगर टीवी पर बैठकर लिखेंगी तो इस देश के अंदर क्या होगा? माहौल खराबी तो होगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नहीं लिखा जा रहा है? इसीलिए आज देश की जनता और आवाम, देश की मीडिया को गोदी मीडिया का जो टाइटल मिला हुआ है, ये इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि अपने मन से लाइनें लिख दी जाती हैं। अब हिंदू हित के खिलाफ, हिंदू हित के खिलाफ किसने बोला मैडम? आप सुनवाएंगे हमको? मैं सुनना चाहता हूं, और मेरे साथ साथ इस देश की 125 करोड़ आबादी भी सुननी चाहती है कि इस किस मूर्ख ने, किस बेहुदे ने ये शब्द निकाले हैं, और मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा, मैं उसकी खंडन भी करूंगा। मूर्ख और बेहुदा तो आपकी शब्दावली है, मैं नहीं बोलूंगी किस मूर्ख और बेहुदे इंसान ने ये बात बोली। मैं कहना चाहूंगा, चलिए मैं मेरी शब्दावली मैं बिल्कुल बोलूंगा। मूर्ख और बेहुदा तो आप डिसाइड कीजिए। वो वतन के भाई के खिलाफ इस तरीके की बात सुनिए ना भैया, मैं जानना चाहता हूं उसका नाम बताइए। अरे अब रुकिए तो बयान सुनवाइए मैडम। रुकिए। मूर्ख और बेहुदा कौन है तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन राहुल गांधी और ओवैसी दो लोग। राहुल गांधी ने आज फिर से बोला जाति के नाम पर देश को बांटना है, जाति के नाम पर ओबीसी कौन है। फिर आज उन्होंने यही सवाल पूछे, तो इसको अब आप मूर्ख और बेहुदा कहना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। ओवैसी 15 मिनट की बात कल वो फिर से करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हमारे
यहाँ से हट जाए तो बता देंगे कि हमारे में कितना दम है। अब ये हिंदू हित के मैडम, अगर वो हिंदुओं की रक्षा के लिए 15 मिनट मांग रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमारे हाथ खोल दीजिए और पुलिस को हटा दीजिए यहाँ से, तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अब ये भी आप ही डिसाइड कीजिए। वो मूर्ख है, बेहुदे है, मैं तो नहीं कह रही हूँ, अब ये भी आप ही डिसाइड कीजिए। और जहां तक एक सेकेंड गोदी मीडिया, अब आज आपने देख लिया ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ है। आज वो जीते हैं, लेकिन 15 मिनट पहले तक जो गोदी मीडिया थी ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाती है कि 24 में सारी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, बल्कि वहां भी थी अमेरिका में, जिसने दिखाया कमला हैरिस जीत गई हैं, कमला हैरिस जीतने वाली हैं, जबकि आंकड़े कुछ और कह रहे थे, जीत का लक्ष्य जो था वो कुछ और था। तो ये गोदी मीडिया और लेफ्ट मीडिया, जिसको मैं कहूंगी, मैं गोदी मीडिया नहीं कह रही, लेकिन हाँ लेफ्ट लॉबी की जो मीडिया है वो कहां पे और कैसे किनके हाथों खेल रही है, ये जरूर चिंता का विषय है। मेरे ख्याल से इस पर आपको चिंता करने की जरूरत है मोहम्मद फरहान। अब जवाब मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देश चिंता कर रहा है, सुनिए मेरी बात। आपको चिंता करना चाहिए गोदी मीडिया के बारे में जरूर। ये लेफ्ट मीडिया जो है ना, और देश ने जान लिया कि जो चौथा स्तंभ है इसमें दीमक लग गए हैं, और ये दीमक कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दीमक हमें ही साफ करनी पड़ेगी, हमें ही साफ करनी पड़ेगी। धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। धनंजय गिरी साहब आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात। आधा मिनट। अच्छा रुकिए धनंजय जी, 2 मिनट दिया है आपने। अच्छा ठीक है, एक मिनट लड़िए मत, लड़िए मत, एक मिनट धनंजय जी, एक सेकंड रुकिए। धनंजय जी एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए मोहम्मद फरहान। देखिए रीमा जी, मैंने आपसे जब बहुत सरल क्वेश्चन पूछा कि हिंदू हित के खिलाफ इत्तेहाद, ये किसने बोला, आपने इसको बहुत लंबा चौड़ा घुमाया फिराया, आप नहीं बता पाई। यही मानसिकता इस देश को बर्बाद करने वाली। मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई जो आपके आरोप थे उसको, इसका मतलब ये मत कहिए नहीं बता पाई। हाँ कहाँ आपने दिखाया, ये किसने कहा? अब आपके मन के अंदर जो जवाब है, अगर उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है ना आप ऐसे ही कहते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इस देश को भारतीय जनता पार्टी केवल बांटने की बात करती है। अब मेरी आप सुन लीजिएगा मेरी बात को। आप अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई कलेश हो जाए तो वो घर पनप नहीं पाता मैडम। आज देश में कलेश जो लोग करवा रहे हैं, क्या इस देश को कलेश कराने के बाद इस देश को विकसित बना पाएंगे? ये देश विकासशील ही रह जाएगा। अगर इस देश को विकसित बनाना है तो इस देश में प्रेम का वातावरण फैलाना पड़ेगा। और ये सुन लीजिए, ये जहर जो घोलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे इस देश को कमजोर किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी आजादी के पहले थी? क्या 1000 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी थी? उत्तर वैदिक काल में थी, गुप्तोत्तर काल में थी, पाषाण काल में थी। ठीक है, यहां पर बार बार कहा जाता है भारत, सुन लीजिए मेरी उंगली मत दिखाइए, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर यह संज्ञा दी जाती है कि आज राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। राम राज त्रेता में राम राज कैसा था? बहुत हो गया, सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। बोलते रहिए, सुनिए, सुनने का भी रुकिए धनंजय जी, जहां पर 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता हो, जहां पर पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारा जाता हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको आप राम राज्य की तुलना देंगे? ठीक है, 5 साल के बच्चों को बताएंगे कि राम राज्य यही होता है। उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे कि 5 साल के बच्चे को यही बताएंगे बेटा राम राज यही है, जिसमें 8 साल की बच्ची का, 6 साल की बच्ची का, 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। मैं बताती हूँ राम राज्य किसे कहते हैं, निर्वस्त्र करके मारा जाता है, यही राम राज्य कहलाता है। अरे रुकिए भाई, हो गया। अब राम राज्य किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ। राम राज्य इसे कहते हैं, राम राज्य। धनंजय जी वैसे तो बोलना चाहते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि आप लगातार मीडिया कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ राम राज्य, मेरे ख्याल से इस राम राज्य में आप भी रहे, मैं भी रही हूँ। राम राज्य उसे कहते हैं जब हृदयनाथ मंगेशकर खानदान का नाम सुना है ना, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी जब वीर सावरकर की 2 पंक्तियां ऑल इंडिया रेडियो पर गाने के लिए आते हैं तो उन पर बैन लगा दिया जाता है। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। वीर सावरकर से दिक्कत थी, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत थी, इसलिए उनको बैन कर दिया। मालिनी अवस्थी का नाम भी सुना होगा। मालिनी अवस्थी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वो एक चौपाई रामायण की गाती हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, तो उनको कह दिया जाता है ये चौपाई आप नहीं गाओगे क्योंकि इसमें आप अयोध्या में भगवान राम की बात कर रही हो, और ये तो कंट्रोवर्शियल बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। उनको भी हटा दिया जाता है। राम राज्य वो था, अभी नहीं है राम राज्य, लेकिन वो राम राज्य था जब वीर सावरकर के नाम से दिक्कत थी, भगवान राम के नाम से दिक्कत थी, हिंदू राज्य के नाम से दिक्कत थी और राम राज्य से भी दिक्कत थी। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद फरहान अब जरा 1 सेकंड शांति से रहिएगा। धनंजय गिरी जवाब देंगे। नहीं, धनंजय गिरी जवाब देगा। मैं आपके 1 मिनट रुकिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बीच में नहीं।
नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। रामराज की रुकिए रामराज क्या है? अब सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं, हम जवाब नहीं सुनेंगे, आप पहले सुनिए। देखिए, सबसे अच्छी बात ये गजब धमकाना चल रहा है शो के अंदर, गजब धमकाना चल रहा है AIMIM वाले युग में। अरे भैया एक सेकेंड मोहम्मद फरहान, क्या धमकियां चल रही हैं शो के अंदर ये लगातार? कभी AIMIM मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी आप धमकी दे रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ये, मैं नहीं सुनूंगा ये क्या धमकियां चल रही हैं? एक मिनट रीमा जी, मोहम्मद फरहान, मेरे हिसाब से कंडक्ट होगा शो। अब मैंने उनको इजाजत दी है ना धनंजय जी को, अब उनको बोलने दीजिए। अच्छा, आप इजाजत दे देंगी? बोलिए, चलिए ठीक है धनंजय जी, उनको झूठ बोलने की इजाजत दीजिए। चलिए ठीक है, हम सच बोल रहे थे इसलिए आपने हमें रोक दिया। विजय कृष्णा जी, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। झूठ का पुलिंदा, झूठ का पिटारा शुरू कीजिए भारतीय जनता पार्टी। जिस धर्म का झंडा उठाए चल रहे हैं वो पाषाण काल में था क्या? वो कितनी शताब्दी पहले आया है? जिसके नाम लेकर के चल रहे हैं उसको हुए कितना दिन हुआ? उनको पैदा हुए कितने दिन हुआ? सावन में सियार जन्मे और भादों की बाढ़ पूछ रहे हैं। अरे आज ट्रम्प की जीत ने साबित कर दिया कि जो हिंदुत्व की बात करेगा और दुनिया पर और दिलों पर राज करेगा। हिंदुत्व का मतलब विश्व बंधुत्व है। विश्व बंधुत्व क्या अवधारणा? इस अवधारणा को जो समर्थन करेगा उसका विजय सुनिश्चित है। ये एक ट्रम्प कार्ड है। हिंदुत्व हाहाकार नहीं बल्कि मानवता का साकार है। दूसरी बात रीमा जी, तो कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक बताती थी, वो राम राज कैसा है ये बताने लगी। इससे पता चलता है कि झूठ किसके चेहरे का उतरा है और सच का सूर्य कैसे चमक रहा है। और दूसरी बात कर रहे थे प्रेस पर, भाई पंडित नेहरू पर को हिटलर का चेला लिखा था मजरूल सुल्तानपुरी ने, और किसी ने नहीं लिखा था। मजरूल सुल्तानपुरी ने अखबार में हिटलर का चेला नेहरू जी को लिखा था। 17 महीना बामुशक्कत कैद काट के आए थे और दुनिया में सारे प्रेस और प्रेस वालों को एक साथ बैन लगाया गया था। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस ने लगाई थी। और ऐसे लोग, अरे कितनी मुनाफत और मक्कारी लाते कहां से हो मेरे हुजूर? कितनी मक्कारियां लाते कहां से हो? ओके विजय कृष्णा जी, काल्पनिक बताते थे, ठीक है धनंजय जी। विजय कृष्णा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद फरहान एक मिनट, विजय कृष्णा जी को अब मैं जरा डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। विजय कृष्णा जी, 77 साल से पाकिस्तान में देखा जा रहा है और पिछले 15 दिन के अंदर कनाडा और बांग्लादेश में जो दिखाई दिया, मतलब मेरे ख्याल से आंकड़ों पर भी बात कर लेनी चाहिए थोड़ा सा। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू थे जो अब 8% रह गए हैं आज की डेट में। पाकिस्तान में 1947 में 20% हिंदू थे जो कि अब 1% रह गए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ यही बात कह रहे हैं इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए कि बटोगे तो निर्ममता से कटोगे, तो महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा क्या उछाल आ गया है कि इत्तेहाद का नारा लगाना पड़ रहा है? विजय कृष्णा। सर जी, आपको और सभी को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र में जो मीटिंग में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस ये मुस्लिमीन पार्टी ने भाषण किया है, उसका स्वभाव से ये प्रथम नहीं है। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई जी के काल में उन्होंने सेपरेट हैदराबाद सृष्टि नहीं किए पाए थे। जो लोग रजाकारों के जो अवशेष है वो हैदराबाद में बैठ के क्या 50 साल में 100 साल में मुसलमानों को एक सेपरेट राष्ट्र क्या हम बना सकते हैं? इसके लिए ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर दिन यही बहस चलाता है। ये लोगों की द्वेष प्रचार से, जाकिर नाइक की द्वेष प्रचार से कुछ दिनों पहले हैदराबाद में मुच्चालम्मा मंदिर में मुच्चालम्मा हमारा माँ दुर्गा की अपमान हुआ है। जो आदमी इसका काम किया है वही मजहब का है। हम हर मजहब को हम मर्यादा देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब आप देखें तो 2 दिन पहले फडणवीस जी ने साफ साफ बताया है कि वहां आके 1 लाख केसेस है वो आके लव जिहाद से जुड़े हुए हैं। ये एक जबरन षड्यंत्र है कि मेरा मजहब बढ़ाना है और दूसरा मजहब काली होना है। ये पहली बार नहीं हुआ है। गजनी ने क्या किया है, गोरी ने क्या किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया है, और ये अजमल कसब मुंबई आतंकवाद हमला किया है, क्या किया है? वो मासूम यहूदियों को मारा है, मासूम क्रिश्चियंस को मारा है, मासूम हिंदुओं को नहीं मारा है। आज भी मुठभेड़ में बंदीपुरा में इस्लामिक आतंकवादी को हम मार गिराए हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं, आपने पहला ये प्रश्न पूछा है कि जब हिंदू प्रताड़ित होते हैं, क्यों ये जो इंडिया अलायंस का जो नेता है क्यों चुपचाप होता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब ये हलचल मचा हुआ है बांग्लादेश में, ये छात्र संसद आके 15 दिन से हमको जो आरक्षण है वो निकालने के लिए शेख हसीना जी को भगा दिया गया है और हिंदुओं को अत्याचार करने शुरू किया है। आप ज्ञापन करना चाहिए, राहुल गांधी जी को इतना मुख्य विषय बन गया है, जो बाहर के जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी का जो रिपोर्ट अगली बार आ गया है, उन्होंने कह रहे सेबी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया है, अडानी ने भ्रष्टाचार किया है। जब हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहे, नदी गर्भों में जाकर मर रहा है और बाउंड्री में आकर हजारों हिंदू लोग मांग रहे इंडियन आर्मी से, हमको अंदर लाइए, हमको बचाइए। ये लोग आके सेबी चेयरमैन भ्रष्टाचार के बारे में कितना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। किसी को भी प्रताड़ित हुआ तो आप खंडन करना चाहिए। मैं भी करता हूं। जब शिया लोगों पर सुन्नी इसिस ने अत्याचार कर रहा है, इसिस के नाम पर मैं खंडन किया है। जब अक्टूबर 7 में यहूदी लोगों पर हमास ने आतंकी हमला किया है, मैं हिंदू हूं, यहूदी लोगों को मैंने समर्थन दिया है। वही ऐसा ही मैं बुर्का नहीं पहनूंगा, मुझको बुर्का नहीं चाहिए। ईरान में एहसान अमीनी को भी मैंने मदद दिया है, उसको मार दिया गया है। एक महिला को ये इस्लामिक आतंकवाद, ये ईरान खुमैनी सरकार ने मार गिराया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इस्लामिक आतंकवाद, ये इस्लामिक भयोत्पाद को वही जो लोग इंडियन मुस्लिम्स है उसको खंडन करने से ये समस्या का परिष्कार होता है। जो हिंदू ऐक्यता को बात देने वाले जो हिंदू योगी जी है, इसकी गलत कोई भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोहम्मद फरहान और हाजी रंगरेज जी, इसका जवाब मैं आप ही दोनों से लूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए 5 की पंचायत। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। चलिए हाजी रंगरेज जवाब दीजिए। विजय कृष्णा जी ने जो आरोप लगाया, अनम्यूट कीजिए। इन्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं इनकी बात का जो है जवाब दूं। अच्छा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये इस्लामोफोबिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ये ज्ञान है, हाँ। इस ज्ञान पर मुझे इन पे जो है हास्यवत लगता है, उनकी शर्म आती है मुझे इनकी बातें सुनकर। ये कहां तक शर्म आई, बड़ी बात, मतलब कोई चरम सीमा ही नहीं बची। नारा लगाया आपने, तुम कौन होते हैं जयपल इतने नारा लगाने के मेरे देश में? अगर मेरा देश में नहीं, तेरे बाप का देश है क्या? अगर तेरे बाप का देश है क्या? अरे तेरे जैसे आदमी तेरे बाप का देश है? उस समय तुम कहाँ थे? लोगों को पता नहीं है तुम कहाँ थे। विजय जी एक सेकंड सुनते हैं वो कह क्या रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं रंगरेज जी। हाँ बोलिए। देखिए मैडम, जिस तरीके से ये लोग जब देश की आजादी हो रही थी, हम यहाँ हिंदू मुसलमान, लेकिन रीमा जी हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात कही हाजी रंगरेज ने। क्या बोला? हाजी रंगरेज ने हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात कही। आपके बीच में नहीं बोला ना मैं। विजय कृष्ण को कहा कि तुम्हारे बाप का देश नहीं है। हाँ, हमारे बाप का देश है। हाँ, हमारे पुरखों का देश है। विजय कृष्ण के बाप का देश है। हाँ, विजय कृष्ण के बाप का देश है ये। हाँ, ये देश विजय कृष्ण के बाप का है। हाँ, ये देश विजय कृष्ण के बाप का है, तुम्हारे बाप से नहीं बना है। विजय कृष्ण के और हमारे बाप ने इसके लिए कुर्बानी दी है, तुम्हारे जैसे पापियों ने नहीं दी है। तुमने आज मुल्क के मुखालफत में तुम खड़े हो। तुम जय फिलिस्तीन कह सकते हो, जय फिलिस्तीन कहने वाले हो, तो मुल्क की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है उसके मुंह से मुल्क की बात अच्छी नहीं लगती है। आप विजय कृष्ण के बाप का है, आप विजय के बाप का है, विजय के बाप का है, तुम्हारे बाप का बाप हम नहीं जानते हैं।
तुम्हारे बाप के बाप सब एक सेकंड क्या चल रहा है? हाजिर अंग्रेज ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये मुल्क क्या कर रहे हो? नेता पर इसने सवाल, शिवसेना आपको के नेता पता है ना? पर एक सेकंड धनंजय गिरी, एक मिनट। आप जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे शो पर बैठकर। हाजिर अंग्रेज शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? कुछ तो सबक लीजिए, कुछ सबक लीजिए। अंग्रेज गाली खाता है, अधिकाधिक गाली खाता है। कि किस चैनल पर बिना गाली खाए लौटा है आपको पता है रीमा जी? ये कहीं भी बिना गाली खाए नहीं लौटा है। गाली इसकी खुराक है, इसकी खुराक गाली है। एक मिनट भाई, ऐसे बात मत कीजिए। हाजिर अंग्रेज बदतमीज इंसान है। फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हुए कुछ शर्मो हया अगर आपको आ रही हो तो मेरे ख्याल से आप थोड़ी शर्मो हया रखिए। इस तरह से मत बांटिए देश को। इतनी संकुचित और इतनी भड़काऊ मानसिकता मत रखिए हाजिर अंग्रेज। मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा क्षमा के साथ। मैं इस तरीके से अपने शो पर किसी को हथकंडा बनाने के लिए जगह नहीं दे सकती। नहीं, मुझे नहीं सुनना है, नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना हाजिर अंग्रेज। गालीबाज, टोपीबाज, गाली सुनने वाला और गाली खा के म्यूट कीजिए हाजिर अंग्रेज को। मोहम्मद फरहान, क्योंकि कुछ आरोप आपके ऊपर भी लगाए विजय कृष्णा जी ने, राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल है। ना तो बांग्लादेश के पर एक सवाल का जवाब दिया गया, ना ही उन्होंने अभी तक कनाडा पर जवाब दिया, ना ही अमेरिका पर जवाब दिया। क्यों राहुल गांधी इतने बेबस हैं हिंदुओं के पक्ष में बोलने से पहले? देखिए रीमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। देखिए, चुप्पी तो अभी तक साधे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री जी, और इस देश की जनता को जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। और हर बच्चा इस देश का, प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है कि मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों। और मणिपुर में जिस वक्त देश की बेटी को निर्वस्त्र कर करके टहलाया जा रहा था और जिस तरीके से लोगों के घरों को लूटा जा रहा था, जिस तरीके से बहन बेटियों को बेआबरू किया जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न प्रत्येक भारतीय के मन में, इवन भारतीय जनता पार्टी के मैं भी भारतीय हूँ, मेरे मन में नहीं है प्रश्न। मैं भी भारतीय हूँ ना, एक मिनट। और आपने उस वक्त मैं भी भारतीय हूँ, मेरे मन में ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि मुझे देश के अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो संसद में अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का कुछ मतलब होता है। लेकिन शायद आपके लिए भारतीयता का कुछ और मतलब है मोहम्मद फरहान, आपके लिए कुछ और मतलब होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। ये मत कहिए हर भारतीय के मन में प्रश्न है। मुझे देंगे टाइम? रीमा जी, मैं देखिए कितनी शालीनता से डिबेट करता हूं। जब आप बोलती हैं, कोई भी बोलता, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता हूं, मगर जब मैं बोलने चलता हूं आप फौरन मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं। अब आप बात ही ऐसी करते हैं तो जवाब देना पड़ता है। मैं क्या मुद्दे पर नहीं आते ना, गलत बयानी करते हैं तो बोलना पड़ता है। क्यों नहीं बोला? गलत बयानी पर बोलना पड़ता है। देश, सुन लीजिए, नैरेटिव का जवाब देना पड़ता है। मैं बोलूं, मैं बोलूं, सही बात बोलिए। सही बात ही बोल रहा हूं मैडम। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह झूठ नहीं बोलते, हम लोग सच बोलते हैं, इसलिए बुरे कहलाते हैं। ठीक है, बोलिए। और सच बोलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। हम झूठ बोलकर के कामयाबी नहीं लेना चाहते। झूठ बोलकर कामयाबी, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। देश में महिला उत्पीड़न के 4.5 लाख केसेस बुक हो चुके हैं देश में 1 वर्ष के अंदर, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख पे चार्जशीटेड फाइल है। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते कि देश की बेटी का साथ किस तरीके से अपमान किया जा रहा है? अभी देश के प्रधानमंत्री एक रैली में क्या बोल गए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, कि आपकी बेटी को छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है देश की बेटी को? बताएं देश के प्रधानमंत्री। वो तो आप झारखंड जाएंगे तो आपको पता लगेगा मोहम्मद फरहान की कौन छीन रहा है। झारखंड जाइए, उन बेटियों से, उनके परिवार वालों से मिलिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। एक बार झारखंड जाकर देखिए। सरकार है सुन लीजिए, जहां जहां आपकी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पूछते कि देश की बेटी को कौन छीन रहा है? उनका मुख्यमंत्री होते हुए देश की बेटी के साथ 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 22 साल की बच्चियों तक का बलात्कार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते ये कैसे हो रहा है? नैतिकता के आधार पर उनसे ठीक है इस्तीफा ले अपने मुख्यमंत्री से। अब जवाब सुनते हैं, जवाब खुद नैतिकता ठीक है, ठीक है। बहुत सारी बात बोली आपने, अब जवाब धनंजय गिरी से। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप मुद्दा कुछ कहेंगे, बोलेंगे कुछ लोग स्क्रिप्ट रट के आते हैं, उसके बाहर कुछ कह नहीं पाते।
आप सच बोलिए। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप शराफत की दुहाई दे रहे थे, अभी आप शराफत की दुहाई दे रहे थे कि आप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। अभी आपकी शराफत कहाँ चली गई? अभी तो आप शराफत अली बने बैठे थे, अभी तो आप शराफत अली बने बैठे थे। मणिपुर पे कहां थे? आपकी शराफत का नकाब उतर गया क्या? इतना से उतर गया शराफत का नकाब, इतना से उतर गया, इतना से शराफत का नकाब उतर गया, इतना से उतर गया, हो गया शराफत का नकाब इतने में उतर गया। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया आपका उतार। चलिए आगे बढ़िए प्लीज आगे बढ़िए। शराफत का नकाब उत्तर प्रदेश ने आपका उतार दिया। और मोहम्मद फरहान, जवाब सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए ना, बहुत समझदार है, जवाब सुनने की थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। पार्टी और आपके सहयोगी पार्टियों की जमानत जब्त होने जा रही है महाराष्ट्र में, वहां पर प्रेम और सौहार्द की सरकार बनने जा रही है। मोहम्मद फरहान थोड़ा सा धैर्य रख के अब जवाब सुनिएगा धनंजय गिरी से। विजय जी आ रही हूँ, 1 मिनट। रीमा जी, ये मोहब्बत और अखलाक था कि 47 में मुल्क को बांटा। किसका आधार पर बांटा? धर्म के आधार पर बांटा। ओनली द बेस वाज रिलीजन। साइन किसने किया? कांग्रेस ने किया। भाई साहब बदतमीजी है, बदतमीजी है। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आप बोलिएगा, अरे बोलने का सुनने का माजा तो रखो, सुनने का हिम्मत तो रखो, धीरज तो रखो। मैंने तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनी है, मैंने बात तुम्हारी सुनी है भाई, सुन तो लो। तुम्हारा सच इतना गंदा सच है तुम्हारा, सुनने को नहीं तैयार हो। अपने समय पर जवाब दे दीजिए, अपने समय पर जवाब दे दीजिए, अपने समय पर जवाब दीजिएगा। इनके झूठ के बाद हमारा सच सुनिएगा रीमा जी। आपको सुनाने के लिए और आपके सुनने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है मोहम्मद फरहान जी, आपका सुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है, लेकिन किसी दूसरे को आप नहीं सुनेंगे, आप किसी दूसरे को नहीं सुनेंगे, इसके लिए आपको नहीं बुलाया कि आप किसी दूसरे को नहीं सुनेंगे। तो जरा जरा शांति रखिए 1 मिनट। रीमा जी, हम कह रहे हैं इनके झूठ बोलने के बाद मुझे 2 मिनट सच बोलने का भी मौका दीजिएगा। अगर हाँ बिल्कुल 4 मिनट दीजिएगा इनको, 2 मिनट मेरा भी काट लीजिएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा है, उसको जरा गलत साबित करते। मैंने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। ये अल्लामा इकबाल के शब्द, इसको जरा काटिएगा कहां से काटते हैं। दूसरी बात भाई, जब 1947 में मुनाफत और मक्कारी जो बात की गई कि 47 में देश को धर्म के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस आज की बात करती है, इखलाक की बात करती है, दोस्ती की बात करती है। और जब पिछले 2 साल पहले सब डाटा निकाला गया तो सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले जिस राज्य में हुए उसका नाम था राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार थी। सरकार शर्मसार हुई और कांग्रेस का अध्यक्ष भी आज शर्मसार है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका का फिजिकल डेफिसिट 5 लाख बढ़ गया है, 6 लाख बढ़ गया है तेलंगाना का फिजिकल डेफिसिट, और हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि उतना ही बोलो जितना कर पाओ। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स को और 1 ब्रदर को पहली बार सूरज पूरब में उगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आज इस ढंग से विकास का सूरज उगा है। कांग्रेस ने जो तो हमेशा देखी की थी पूर्वोत्तर राज्यों की, एल्विन और नेहरू के संबंधों का अगर बात शुरू करें तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस को शर्मसार करती जाएगी। इसीलिए इस देश ने किनारा कर लिया है कांग्रेस से। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे थे, हमें राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों की चिंता है। धृतराष्ट्रों को चिंता हो रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और कांग्रेस की हालत यह हो गई है रीमा जी कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम कांग्रेस का सुनते हैं लोग। ये महाराष्ट्र में तुम्हारी हालत हो गई है कांग्रेस की। अच्छा रुकिए, अब मोहम्मद फरहान मेरे ख्याल से फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी। विजय कृष्णा जी को भी सुन लेते हैं, वो भी आप ही के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही ने उन पर आरोप लगाए थे। विजय कृष्णा जी देखिए मैंने सुन लिया इनको धैर्य से, मैं आ रही हूँ आप ही के। अरे रुकिए, फाइनल कमेंट के लिए आप ही के पास आऊंगी। विजय कृष्णा जी को सुन लीजिए 1 मिनट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेत से हम टाइल निकाल सकते हैं और मूषिक को मर्दन करके उसको श्वेत वर्ण में ला सकते हैं, लेकिन मूर्खों की मानसिकता को हम बदलाव नहीं ला सकते। अभी प्रेम की सरकार आने वाले हैं महाराष्ट्र में, बता रहे हैं ना ये कांग्रेस की प्रवक्ता। कर्नाटका में क्या हुआ है, हमारा मंदिर में, हमारे मंदिर के बाजू में लैंप पोस्ट आके धनुष के पहचान से हमने रखे हैं। क्या हुआ, कर्नाटक में एसपीपीए जैसा जिहादी आउटफिट्स ने कंप्लेंट दिया है, ये हमारा आस्था को ठेस पहुंच रहा है, कृपया निकालिए।
और कांग्रेस गवर्नमेंट में तुरंत वो लैंप पोस्ट हिंदुओं का पहचान दिख पड़ा रहा है, इसलिए निकाल दिया गया है। ठीक है। क्या ये प्रेम की बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान में, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान कभी नहीं हो सकता है। आज भी राहुल गांधी आंध्रा में, तेलंगाना में बैठ के टाइटैनिक शिप के बारे में बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये इटली जाति के राहुल गांधी तुरंत आके यही भी मेंटल हॉस्पिटल है वहां जाके। अरे भाई इस तरह के पर्सनल कमेंट मत करिए विजय जी ना, आपने पॉइंट रख दिया। मोहम्मद फरहान को जवाब देने दीजिए। मोहम्मद फरहान। देखिए, मैं पहला जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने लोगों को बखूबी पहचाना और धृतराष्ट्र की उन्हें उपाधि दी। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं और देश की जनता की तरफ से भी मुबारकबाद। अरे आप हिंदू धर्म नहीं जानते हैं, धृतराष्ट्र किसको कहते हैं पहले ये तो जान लो यार। धृतराष्ट्र उसको कहते हैं जिसको अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता होती है। 5 पीढ़ियों से धृतराष्ट्र का प्रकरण तुम्हारे यहाँ चल रहा है। 5 पीढ़ियों से पार्टी की पहुंच है। दूसरा धृतराष्ट्र का प्रकरण तो जानो, इस्लाम समझने वाले हिंदुत्व को नहीं समझ पाते। पहले हिंदुत्व पढ़ना पड़ेगा, रामायण पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्र समझना पड़ेगा, तब तो धृतराष्ट्र। अच्छा ठीक है, तुम्हें तो राष्ट्र नहीं समझ में आएगा। जब इस्लाम में राष्ट्र की ही परिकल्पना नहीं है तो धृतराष्ट्र को कहां से समझोगे भाई? जब पहले तो राष्ट्र को समझो तब धृतराष्ट्र को समझोगे। राष्ट्र को समझे बिना धृतराष्ट्र कहां से समझ में आएगा तुम्हें? पहले तो समझो कि राष्ट्र क्या है, फिर समझ में आएगा धृतराष्ट्र। वो राम राज्य से लेकर धृतराष्ट्र तक सबकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो उनको पता ही नहीं है। बोलिए मोहम्मद फरहान। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कैबिनेट मिशन की बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद अरे सुन लीजिए मेरे भाई, अभी पंडित नेहरू जी के बारे में, देश के बंटवारे के बारे में आप बोल रहे थे। आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं। सुन लीजिए, और मैं ओरिजिनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, जिस यूनिवर्सिटी को ग्रांट किया था पंडित नेहरू ने, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। अब मेरी बात सुनिएगा पूरी, अब बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए, जब दूसरी कैबिनेट मिशन होने के बाद दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई और कैबिनेट मिशन की बैठक में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 राष्ट्र की मांग की थी, वहां पर 2 राष्ट्र की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि एक तो उन्हें पाकिस्तान चाहिए, दूसरा उन्होंने प्रिंसेस स्थान कहा था। प्रिंसेस जो राजा रजवाड़े थे उनके लिए उन्होंने एक अलग राज्य, एक अलग देश की मांग की थी। और इधर से महाराष्ट्र चुनाव पर लौट कर आ जाइए मोहम्मद फरहान, समय कम है। महाराष्ट्र चुनाव पर आ जाइए थोड़ा सा। आदमी और सबने पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ोगे, नया पढ़ रहे होगे। मैं इतिहास पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। किताबें लेके पढ़ना शुरू किए हो। नहीं पढ़ाना तो यहाँ ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पढ़ाई लिखाई का ना, इसको अलग से पढ़कर भी आना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। अभी नई नई पंचायत में बैठ करके एक दूसरे को पढ़ाएंगे। अभी अपनी किताबों को जिल्द ठीक करो, अभी पहले किताबों का जिल्द ठीक करो भाई, किताबों का जिल्द ठीक करो। कांग्रेस का चरित्र पढ़ लो मेरे भाई, पहले कांग्रेस का चरित्र पढ़ लो, फिर किताबों से जिल्द हटा लेना। पहले कांग्रेस के चरित्र पढ़ लो, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है, उसको पकड़ लो। 10 सेकंड जल्दी बोलिए। रीमा जी, ऐसा है ना कि पहले यहाँ इतिहास प्रवचन के लिए नहीं बुलाया गया किसी को। आज बात ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और जो इत्तेहाद के खिलाफ इनको बोलना है, इत्तेहाद क्यों कर रहा? इत्तेहाद और इतिहास से हटकर कोई पॉइंट है मोहम्मद फरहान? एक मिनट धनंजय जी, इतिहास से हटकर कोई पॉइंट है तो बोलिए। इतिहास से हटकर कोई प्रेजेंट का करा सकती, आपको पावर नहीं है। प्रेजेंट का कोई मुद्दा है तो बोलिए, इतिहास के पन्ने खंगालने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वोट जिहाद पर बताओ कि वोट जिहाद क्यों बक करे जा रहे हैं? इनको चुप नहीं, अब इनका म्यूट नहीं कराएंगे आपको ये पावर नहीं है इनका म्यूट कराने का। मतलब समझा दो भाई, वोट जिहाद का मतलब समझाओ। प्रवक्ता का म्यूट मत कीजिए गरिमा जी, बाकी सबका म्यूट कर दीजिएगा। मतलब समझा दो। एक बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से, इसी को कहकर मैं अपना शो आज खत्म करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी दिक्कत है विजय कृष्णा जी, धनंजय गिरी जी, मैंने अभी तक इनके मुंह से एक भी अपशब्द इस शो में नहीं सुना, ना ही कोई धमकी भरी आवाज सुनाई दी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद फरहान, बहुत ही तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप मेरे शो में इतनी बार आए हैं, लेकिन आप और अभी जो गए हैं AIMIM के प्रवक्ता, शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ बीच में बोलना, अपनी बात को ऊपर रखना, सामने वाले की नहीं सुनना, सवाल को इग्नोर करना और फिर हमला मुझ पर बोलना, और फिर मतलब क्या बोलूं मैं मोहम्मद फरहान, ये तरीके ठीक नहीं होते डिबेट में आने के लिए। अपनी बात रखने की सही तरीके से आदत होनी चाहिए और सामने वाले को सुनना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े, और इसीलिए
आज जब मुद्दा इस बात को लेकर के हो रहा है कि अब वोट जिहाद हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, या फिर कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर बात हो रही है, तो लग रहा है कि आमने सामने दोनों ही तरफ से अब गूंज जिस बात की सुनाई दे रही है वो कोई और मुद्दा नहीं है, बल्कि शायद यही है कि जो हिंदू हित की बात करेगा शायद वही देश पर राज करेगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।